देखिए बिजनेस को एनालाइज करने के लिए कि क्या वो बिजनेस सही से काम कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है और कहाँ हमारी गलतियां हैं जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए यूज किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। और इस एनालिसिस को हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो पेजेस में होती है, तो कुछ लाइंस में समराइज करके उसको कैसे देखा जाए, उसके लिए यूज किया जाता है रेशियो एनालिसिस। तो आइए आज इसी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें अगर पूछा जाए कि इसकी क्या जरूरत होती है, कौन सी मेन कैटेगरीज होती है, डेब्टर क्रेडिटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक्सप्लेन करें, कैसे कैश को कंट्रोल करते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू, इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन या फिर ट्रेंड एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि रेशियो एनालिसिस की क्या जरूरत होती है, इसके लिए सिनेरियो को समझते हैं। अब जैसे देखिए सेल है 100, 150, 200, 300। रॉ मटेरियल इतनी सेल करने के लिए लगा 40, 65, 75, 125। तो आप बताएं कहाँ हमें मैक्सिमम सेविंग हो रही है इन रिलेशन टू परसेंटेज, मतलब कितनी ज्यादा सेल करने पे किस एरिया में सबसे कम रॉ मटेरियल हमारा खर्च हो रहा है। तो क्या आप ऐसे बता पाएंगे? द आंसर इज नो। और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बट अगर हम परसेंटेज में देखें 40%, 43, 38, 42, तो यहाँ हम बता पा रहे हैं कि 200 की जब हम सेल करते हैं तो रॉ मटेरियल सिर्फ 38% खर्च होता है सेल का। तो एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू हाईलाइट हो सकता है। कंपैरिजन इसमें बहुत इजी है कि देख रहे हैं कि मैक्सिमम 43% यहाँ आया है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसमें देखें हमारा टाइम बहुत कम लगा, तो टाइम की भी इसमें बहुत ज्यादा सेविंग होती है। तो इसलिए फाइनेंशियल एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि तीन मेन कैटेगरीज को बताएं रेशियो एनालिसिस के केस में। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कौन सी तीन मेन कैटेगरीज हैं? इसमें आपको सिर्फ कैटेगरी नहीं बतानी, रादर उसका पर्पस भी बताना है। अब देखिए बिजनेस ऐसे नहीं चलाना चाहिए कि आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं बट कभी भी उसे बंद करना पड़ सकता है। तो बिजनेस में अगर हम बात करें तो जो बिजनेस की डेली की बिजनेस एक्टिविटीज है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, किसी को पेमेंट करनी है, वो सब स्मूथली काम करें। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि इतनी बिजनेस के ऊपर धीरे धीरे उधारी बढ़ती जा रही है कि फाइनली उसे बंद करना पड़े। तो करंट लेवल पे जब हम देखते हैं तो उससे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोस। और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है सोलवेंसी रेशियोस। इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं कि बिजनेस में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत अच्छी लेबर है, बहुत अच्छी फैक्ट्री है, सब कुछ बेस्ट है, बट उसकी सेल नहीं होती। तो क्या वो प्रॉफिट कमा पाएगा? द आंसर इज नो। वहीं दूसरा बिजनेसमैन है जिसके पास सारी चीजें एवरेज है बट उसकी सेल बहुत ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट कमा पाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम एक एक्टिविटी पिक करें तो वो है सेल, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपैक्ट करता है। और प्रॉफिट को अलग अलग लेवल पर भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोडक्ट ए है फॉर एग्जांपल, उसका ग्रोस प्रॉफिट है 37%, नेट प्रॉफिट है -5%। तो क्या इस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए? प्रॉफिट तो -5% है नेट में। द आंसर इज नो। तो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में जो ओवरहेड्स का बर्डन है उसको ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, बट प्रॉफिट ग्रोस लेवल पे तो वो दे रहा है। तो इसलिए प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें बिजनेस को एनालाइज करना मेन एक्टिविटी से और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट के लेवल के साथ, इसके लिए अलग से हमारे पास सेट ऑफ रेशियोज हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो मेन कैटेगरी में हमारे पास है लिक्विडिटी रेशियो, सोलवेंसी रेशियोज और एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डेप्टर और क्रेडिटर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए सबसे पहले है डेप्टर टर्नओवर रेशियो। डेप्टर तब आता है जब आप उधार में माल बेचते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। इस केस में हम देख रहे हैं 5 टाइम्स। दैट मीन्स एक बार में अगर 20 है और टोटल उधार में माल आपने बेचा है 100, तो 5 बार इसमें टाइम लगेगा कि पूरा 100 जो क्रेडिट सेल है उसको रिकवर करने में। तो कितने दिनों में हमें पैसा मिलेगा, उसके लिए फर्दर हम देखते हैं डेप्ट कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला है 365, साल में जितने दिन है डिवाइडेड बाय डेप्टर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि हर 73 डेज के बाद
जो भी हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है उससे पैसे हमें मिल जाएंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर तब आता है जब हम उधार में माल खरीदते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, यह है 4 टाइम्स। इसको फर्दर देखेंगे क्रेडिट पेमेंट पीरियड से, 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, तो यह हो गया 91 डेज। डेप्टर कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, इसको हम साथ में कंपेयर करेंगे। डेप्टर कलेक्शन पीरियड मतलब जिनको हम उधार में माल बेचते हैं उनसे हम पैसे कलेक्ट कर लेते हैं 73 डेज में, और जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं उसको पेमेंट करते हैं 91 डेज में। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है कि मतलब पैसे हम जल्दी ले रहे हैं पर पेमेंट हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा होता कि पैसे हम लेट ले रहे हैं और पेमेंट हम जल्दी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता, बिजनेस में एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती। दैट मीन्स हमारा पैसा बिजनेस में एडिशनली फंसा रहता। तो इस तरीके से आप बिजनेस को एनालाइज करते हैं और डेब्टर क्रेडिटर को कंट्रोल करते हैं रेशियोज के थ्रू। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक्सप्लेन करें, इसके लिए सिनेरियो को समझते हैं। सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएं ग्रोस प्रॉफिट, ऑफिस एडमिन सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हटाएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट हटाएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स हटाएं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर प्रॉफिट देखना क्यों जरूरी है? जैसे हमने बात करी थी कि एक प्रोडक्ट 37% का ग्रोस प्रॉफिट दे रहा है, नेट प्रॉफिट है -5% का, इसे हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये ओवरहेड नहीं ले पा रहा बट ग्रोस लेवल पे प्रॉफिट दे रहा है। और ऐसे ही बिजनेस जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रहा है 12% बट नेट प्रॉफिट है -8%। तो दैट मीन्स बिजनेस को जिस पर्पज से आप ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये दे रहा है बट नेट प्रॉफिट -8% क्यों हुआ? हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके ज्यादा हो, या फिर इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, या फिर टैक्स आप सही से मैनेज नहीं कर रहे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बट बिजनेस की गलती नहीं है, बिजनेस तो आपको जो आप ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉफिट दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग लेवल के लिए रेशियोज हैं, जैसे ग्रोस, नेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की रेशियोज के लिए इन सबको, जैसे ग्रोस है तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, सबको नेट सेल से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सेल ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर इम्पैक्ट डालती है। बट जो सेल रिटर्न हो जाती है, क्या उसमें भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं? द आंसर इज नो। तो इसलिए हम नेट सेल से डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रेशियोज के थ्रू आप कैसे कैश को कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास कैश रेशियो, जिसमें हम देखेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश या बैंक में पड़ा बैलेंस या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कहीं शेयर में आपने पैसा लगा रखा है जहां आप इमीडिएटली कभी भी पेमेंट ले सकते हैं, मतलब आप कभी भी उसको इमीडिएटली सोल आउट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इससे हमें क्या पता लगेगा? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें शॉर्ट टर्म में पे करनी पड़ती है। कैश रेशियो के थ्रू हम ये देखते हैं कि कभी भी अगर जितनी भी करंट लायबिलिटी है वो हमें इमीडिएटली पे करनी पड़ती है, कि अभी पेमेंट करनी पड़ रही है, इतना भी नहीं कि कल पेमेंट करें, आज अभी पेमेंट करनी है। तो कितना हमारे पास कैश है उसके लिए हम देखते हैं कैश रेशियो को। दूसरी रेशियो हमारे पास कैश कवरेज रेशियो, इसमें जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और ये बता रहा है इस एग्जांपल में 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इसलिए अर्निंग जो है वो टैक्स से पहले देखेंगे, और इंटरेस्ट की तो हम देख रहे हैं तो इसलिए इंटरेस्ट से भी पहले। तो प्रॉफिट का लेवल हम देख रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स। डेप्रिसिएशन जो है वो कैश का एक्सपेंस नहीं है तो इसलिए इसको एड बैक कर देंगे और डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट। तो इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें ये पता लग रहा है जैसे ये इस केस में 5 टाइम्स है, कि मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास उसका 5 गुना का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि हम जो भी हमें इंटरेस्ट देना है वो हम इजिली पे कर पा रहे हैं, तो उतना कैश बिजनेस में है। तो मेनली ये दो रेशियोज हैं जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कैश को। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडस्ट्री वाइज कंपेरिजन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसके लिए देखिए रिस्क और रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 10% आपको रिटर्न मिल रहा है बट वो आपका सेफ है, हमेशा आपको मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें आपको 30% से रिटर्न मिल रहा है बट वो रिस्की है। बट अगर हम बात करें सेम इंडस्ट्री की, तो वहां रिस्क सेम रहता है। तो जब रिस्क सेम है तो उसका रिटर्न भी सेम होना चाहिए, बट जनरली ऐसा नहीं होता।
तो उसमें बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड, हो सकता है एक बिजनेस ने बहुत ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, दूसरे ने कम लगा रखे हैं, एक का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, दूसरे का नहीं है। अगर प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं तो एक अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरा बिजनेस जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है। एक के पास लेबर बहुत अच्छी है, मशीन उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, दूसरे के पास पुरानी है। ग्रोस प्रॉफिट लेवल पे रॉ मटेरियल मैनेजमेंट एक अच्छे से कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा? एक को सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, एक को महंगा मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक के एडमिन के खर्चे, मतलब उसके स्टाफ के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, दूसरे के कंट्रोल्ड हैं। तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट में। तो इसका बेनिफिट क्या होता है इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन का? एक हमें सेट ब्लूप्रिंट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, लेट से शू मेकिंग इंडस्ट्री में है, तो शू मेकिंग इंडस्ट्री में जो की प्लेयर है उसका आप देखेंगे कि क्या प्रॉफिट आ रहा है और आपका उतना क्यों नहीं आ रहा। तो आपको पहले से ही एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, आप उसको इजीली कंपेयर करके आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है, रॉ मटेरियल कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो एक तो ये इजी टू फाइंड है, इजिली आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को करेक्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री वाइज कंपैरिजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ट्रेंड एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए इस एग्जांपल को समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इन रिलेशन टू सेल। जनवरी में है 40%, फरवरी में 41%, मार्च में 39.5%। ये ओके है, एक आध परसेंट ऊपर नीचे होता है। बट अगर हम अप्रैल में देखें तो ये 48% हो गया, बट एवरेज था 40%। तो दैट मीन्स एकदम से 8% बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का खर्चा किया गया है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। बट आपने मैनेजमेंट को पुश किया कि ये गलत है, इसको सही करो। तो मई में हम देख रहे हैं सीधा 36%। तो क्या ये बेटर है? 36% मतलब रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा सेविंग है। बट सेविंग करने के दो तरीके हैं। एक तो आप एक्चुअल में सेविंग कर रहे हैं क्वालिटी को बिना हैम्पर किए, बट अगर क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करके आपने सेविंग करी है तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल में तो सेविंग आ जाएगी, बट उससे बिजनेस को फ्यूचर में बहुत लॉस होगा। जैसे रॉ मटेरियल में अगर एकदम से सेविंग कर दी है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? घटिया रॉ मटेरियल खरीदा तो उससे घटिया प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने में भी काफी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट होंगे फैक्ट्री लेवल पे, मार्केट में भी उसकी रिजेक्शंस आएगी, और धीरे धीरे कस्टमर को लगेगा कि अब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर गई है, कस्टमर धीरे धीरे हटता जाएगा बिजनेस से, और फ्यूचर की सेल्स जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसलिए ट्रेंड को देखना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड से काम करे, एकदम से बहुत ज्यादा और एकदम से बहुत कम, दोनों ही नुकसानदायक है। बट किसी किसी केसेस में एकदम से थोड़ा कम हो सकता है। जैसे हम देखें 46%, 45%, एकदम से 38%, फिर 37, 38। ये क्या रीजन हो सकते हैं? मतलब अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है जिससे बिजनेस में कोई चेंज किया गया है, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे पहले पुरानी मशीनरी थी, अब नई एडवांस मशीन लेके आए हैं जिससे रॉ मटेरियल में सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज किया है, या प्रोडक्शन के कुछ मेथड में चेंज किया है, या प्रोडक्शन के मिक्स में चेंज कर दिया। मतलब जिन प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल कम खर्च हो रहा है उनको ज्यादा बना रहे हैं, उनकी सेल ज्यादा कर दी, और जिनमें रॉ मटेरियल ज्यादा खर्च होता है उनकी सेल थोड़ी कम है। तो ऐसे अगर कोई स्पेशल मैनेजमेंट डिसीजन लिए गए हैं उसको भी हम ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम रेशियोज के थ्रू इसकी बात करें। तो आज की इस वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।